नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने वाले हैं जिनका नाम डिजिटल दुनिया में खासकर ट्रैवल कंटेंट में काफ़ी जाना पहचाना था। अनुयायी सूद। हाल ही में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनके निधन की दुखद खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। हमारे पास इस पर जानकारी कई जगहों से है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स जैसे बड़े अखबार हैं, फोर्ब्स इंडिया के आर्टिकल्स भी हैं, फिर सोशल मीडिया डेटा है, स्पीकर जैसे, इन्फ्लुएंसर मार्केट एनालिसिस है omniinfluencers.com और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, और हाँ, रेडिट जैसे फोरम्स पर जो बातें हुई वो भी। तो आज हमारा इरादा सिर्फ इस खबर को बताना भर नहीं है, हम अनुयायी के करियर को थोड़ा समझना चाहते हैं। कैसे शुरू किया, उनका असर क्या था, और एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनका सफ़र कैसा रहा। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनकी कहानी जो बड़ा क्रिएटर इकोसिस्टम है और ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग के जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में क्या बताती है। तो चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये आज के डिजिटल दौर, कंटेंट बनाने के प्रेशर और जैसे हम यात्रा को देखते हैं उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति का करियर और उनकी जिंदगी हमारे समय के ट्रेंड्स और चुनौतियों का आईना बन जाती है। उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है असल में। तो सबसे पहले वो दुखद खबर जिसने सबको स्तब्ध किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब ने कंफर्म किया कि अनुया सूद का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार ने उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान भी जारी किया, इसकी पुष्टि की और प्राइवेसी की अपील भी की है। निधन का कारण वो पब्लिकली नहीं बताया गया। जी हाँ, और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स थीं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में शायद जिक्र था कि उनका निधन लास वेगस में हुआ। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन और हालात वो अभी पूरी तरह साफ नहीं है। और जाहिर है जब कारण नहीं बताया जाता तो थोड़ी अफवाहें और अटकलें भी चलती हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बातें हुई भी, पर ऑफिशियल तो बस परिवार का बयान ही है और उनकी निजता का सम्मान करना चाहिए। उनके निधन के बाद उनकी जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट थी वो काफी वायरल हुई। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि उसमें उन्होंने लिखा था, विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने वीकेंड दिग्गजों के बीच बिताया। अब वो पोस्ट एक तरह से श्रद्धांजलि की जगह बन गई है, लोग उस पर शोक जता रहे हैं। महाराष्ट्र टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि पूरा ट्रैवल क्रिएटर समुदाय, उनके फॉलोअर्स, मीडिया सब सदमे में है। और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी बड़ी थी, लाखों फॉलोअर्स थे, बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे। तो जाहिर है इंडियन मीडिया में इस खबर को काफी कवर किया जा रहा है। उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स, उनका इंडस्ट्री पर असर, इन सब का जिक्र हो रहा है। ये यकीनन इंडियन क्रिएटर इकोसिस्टम के लिए एक बहुत दुखद और सोचने वाला पल है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अनुयायी का ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था? जानकारी के मुताबिक वो भारत से ही थे। कहीं उत्तराखंड का जिक्र आता है। स्कूलिंग उनकी डीपीएस नोएडा से हुई, इकोनॉमिक टाइम्स में ये था। हाँ, और फिर उन्होंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में बीटेक किया। ये जानकारी सोशल नेशन नाउ जैसे सोर्सेस से मिलती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि करियर की शुरुआत उन्होंने इंजीनियरिंग से नहीं की, बल्कि मार्केटिंग प्रोफेशनल या एग्जीक्यूटिव के तौर पर की। अच्छा, तो इंजीनियरिंग के बाद मार्केटिंग। हाँ, तो वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड और फिर मार्केटिंग का अनुभव, शायद इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें बाद में कंटेंट क्रिएशन में एक अलग नजरिया दिया हो। बिल्कुल। और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और ट्रैवल फोटोग्राफी में आ गए। ये एक ट्रेंड सा बन गया आजकल, है ना? कई लोग ऐसा कर रहे हैं, एक सेट करियर छोड़कर पैशन फॉलो करना। सोशल नेशन नाउ कहता है कि ये उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उन्होंने काफी कम समय में अच्छी पहचान बनाई। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक उन्होंने 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की थी। हालांकि कुछ बाद की रिपोर्ट्स 40 देश भी बताती हैं। इंस्टाग्राम पर उनका हैंडल @अनुनयसूद बहुत पॉपुलर था और यूट्यूब पर भी वो एक्टिव थे। स्पीक आरके के डेटा के हिसाब से उनके निधन के वक्त YouTube पर करीब 3,83,000 सब्सक्राइबर्स थे। 3,83,000? हाँ, और टोटल व्यूज थे लगभग 12,37,00,000 से ज्यादा। तो ये नंबर्स उनकी पहुंच दिखाते हैं। हाँ, और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उन्हें फोर्ब्स इंडिया की डिजिटल स्टार्स लिस्ट में भी जगह मिली 2023 और 2024 दोनों साल। ये उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। अब अगर उनके कंटेंट पर आएं तो हुज दैट 360 के अनुसार उनके कंटेंट में क्या था? ट्रैवल व्लॉग्स थे, जबरदस्त फोटोग्राफी थी, कम बजट में घूमने के टिप्स थे, और ऐसी जगह जिन्हें हिडन जेम्स कहते हैं, है ना? जैसे वो स्पीति वैली वाली कहानी काफी चली थी उनकी। हाँ, उसने उस जगह को लेके काफी बज़ क्रिएट किया था। बिल्कुल। और उनका असर सिर्फ फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की गिनती में नहीं था। फोर्ब्स इंडिया की लिस्टिंग में ये भी था कि उनकी एवरेज रीच करीब 9.3 लाख थी।
और एंगेजमेंट रेट भी काफ़ी हाई था, लगभग 1.05 लाख्स। ये एक स्पेसिफिक 12 महीने के पीरियड के आंकड़े थे। एंगेजमेंट रेट मतलब कितने लोग उनके कंटेंट पर सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि रिएक्ट कर रहे थे, लाइक, कमेंट, शेयर। ब्रांड्स के लिए ये मैट्रिक फॉलोअर्स की संख्या से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कई बार, क्योंकि ये दिखाता है कि ऑडियंस कितनी जुड़ी हुई है। अच्छा, समझ गया। तो उनका वो खास स्टाइल क्या था जिसने उन्हें इतना पॉपुलर बनाया? omnisinfluences.com के मुताबिक उनकी पहचान थी ट्रैवल प्लस फोटोग्राफी प्लस एडवेंचर लाइफस्टाइल का मिक्स। वो सिर्फ जगहों की फोटो नहीं दिखाते थे, बल्कि उस जगह के अनुभव पर जोर देते थे। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने बजट ट्रैवल हैक्स और कम जानी पहचानी जगहों पर भी काफ़ी कंटेंट बनाया। शायद इसी वजह से वो एक बड़ी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए, वो लोग भी जो शायद बहुत महंगी यात्राएं अफोर्ड नहीं कर सकते पर घूमना चाहते हैं। सही बात है। लेकिन साथ ही उनके प्रोफाइल में एक लग्जरी वाला एंगल भी था। सोशल नेशन नाउ में उनके कार कलेक्शन का भी जिक्र मिलता है। अच्छा, कार कलेक्शन भी? हाँ, तो शायद ये ड्युअलिटी, एक तरफ बजट टिप्स, दूसरी तरफ ड्रीम लग्जरी ट्रैवल और एक्सपीरियंस, ये भी उनकी अपील का हिस्सा था कि ट्रैवल के कई रंग हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। कोलैबोरेशंस की बात करें तो उन्होंने कई बड़े इंटरनेशनल नामों के साथ काम किया। फोर्ब्स इंडिया बताता है कि स्विट्जरलैंड टूरिज्म, विजिट सऊदी, न्यूजीलैंड टूरिज्म बोर्ड जैसे देशों के ऑफिशियल टूरिज्म बोर्ड्स के साथ, मतलब वो देशों को प्रमोट कर रहे थे एक तरह से। और ओप्पो, एयरटेल जैसे कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ भी उनकी पार्टनरशिप थी। ये दिखाता है कि आज का ट्रैवल इन्फ्लुएंसर कितना मल्टी डायमेंशनल हो गया है। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो ब्रांड एम्बेसडर है, टूरिज्म कैंपेन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एक और दिलचस्प बात जो फोर्ब्स प्रोफाइल में थी, उनकी दुबई बेस्ड एक डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी भी थी। वो अपना बिजनेस भी था उनका। हाँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब ऐसी मार्केटिंग जिसका सीधा असर सेल्स या कस्टमर एक्शन पर ट्रैक किया जा सके। तो वो सिर्फ क्रिएटर नहीं, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन भी थे। अपना इन्फ्लुएंस मोनेटाइज करना जानते थे। तो इंजीनियरिंग, फिर मार्केटिंग, फिर कंटेंट क्रिएशन और अपना बिजनेस, काफी इंटरेस्टिंग करियर आर्क है। अब अगर हम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मार्केट पर अनुयायी के असर की बात करें, क्या योगदान माना जा सकता है उनका? जैसे हमने कहा, हुस्ता 360 के मुताबिक स्पीति वैली जैसी जगहों को खासकर विंटर ट्रैवल के लिए पॉपुलर बनाने में उनका रोल था। omnisinfluences.com ने भी कहा कि उन्होंने दो दुनियाओं को जोड़ा, एस्पिरेशनल लग्जूरिएट एडवेंचर और एक्सेसिबल बजट टिप्स। अगर इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये आज के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मार्केट के लिए काफी अहम है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जैसे अपने एक एनालिसिस में लिखा था, आजकल इंस्टा ट्रैवलर्स और इंस्टा वर्दी डेस्टिनेशंस ये ट्रैवल इंडस्ट्री और लोगों के फैसलों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अनुयायी जैसे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स और टूरिज्म बोर्ड्स के लिए यंग जनरेशन, मिलेनियल्स और जेनजी तक पहुंचने का एक बहुत पावरफुल जरिया बन गए थे। उन लोगों तक पहुंच रहे थे जहां शायद ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग उतनी इफेक्टिव ना हो। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इस फील्ड में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक बड़ी चुनौती है ऑथेंटिसिटी। ऑडियंस कैसे यकीन करे कि ये असली अनुभव है या पेड प्रमोशन। दूसरा, ये मार्केट अब बहुत सैचुरेटेड हो गया है, मतलब भीड़ बहुत है। हर कोई ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता है। दर्शकों में भी एक इन्फ्लुएंसर फटीग सी आ रही है। और फिर वो प्रेशर तो है ही लगातार कंटेंट बनाने का, कमाई करने का। omnisinfluencers.com के मुताबिक अनुयायी ने खुद भी कभी कहा था कि इस भीड़ भरे मार्केट में अलग दिखना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और उनका अचानक चले जाना ये इन्फ्लुएंसर्स लाइफ की फ्रैजिलिटी को भी दिखाता है। हम स्क्रीन पर जो परफेक्ट, हमेशा खुशहाल तस्वीरें देखते हैं, उसके पीछे का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, लगातार ट्रैवलिंग के रिस्क, उम्मीदों का प्रेशर, ये सब अक्सर छुपा रह जाता है। इस दुखद घटना ने क्रिएटर कम्युनिटी में भी कई ज़रूरी सवाल खड़े किए हैं। कंटेंट कैसे बनना चाहिए, कैसे कंज्यूम होना चाहिए, उसका मोनेटाइजेशन कहाँ तक ठीक है, और कैमरे के पीछे का जो इंसान है उसकी कहानी अक्सर अनदेखी रह जाती है जब तक ऐसा कुछ न हो जाए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है, जैसा रेडिट जैसी जगहों पर हुई चर्चाओं से पता चलता है कि पहले उनके कुछ कंटेंट या बिहेवियर को लेकर आलोचनाएं भी हुई थी। अच्छा, किस तरह की आलोचनाएं? मतलब ये इन्फ्लुएंसर लाइफ की कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाता है। एक तरफ पॉपुलैरिटी, दूसरी तरफ पब्लिक स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म। शायद उनकी ट्रैवल स्टाइल या किसी कंटेंट पीस को लेकर सवाल उठे थे। ये दिखाता है कि ऑडियंस अब ज़्यादा अवेयर है और इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती है।
और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के इस राइज ने कुछ बड़े एथिकल सवाल भी खड़े किए हैं। सस्टेनेबिलिटी का सवाल, क्या इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कुछ जगहों पर ओवर टूरिज्म हो रहा है? ऑथेंटिसिटी का सवाल, जैसा आपने कहा, और डेस्टिनेशंस पर उनके कंटेंट का क्या असर पड़ रहा है? लोकल कल्चर, एनवायरनमेंट का सम्मान हो रहा है या नहीं? हालांकि अनुयायी ने ऑफबीट जगहों पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैवल को सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाना बनाम एक जिम्मेदार यात्री होने की डिबेट इस फील्ड में चलती रहती है। इन आलोचनाओं को रिपोर्ट करना जरूरी है, ये समझने के लिए कि ये इकोसिस्टम कितना जटिल है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो सार क्या निकलता है? अनुयायी सूद ने कॉर्पोरेट जॉब से निकलकर डिजिटल वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया। ट्रैवल, फोटोग्राफी, लाइफस्टाइल और साथ में एक मार्केटिंग बिजनेस, इन सबको सक्सेसफुली कंबाइन किया। दुनिया भर के टूरिज्म बोर्ड्स और बड़े ब्रांड्स के साथ उनका काम ये दिखाता है कि ट्रैवल में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी जरूरी और इवॉल्व हो चुकी है। और उनका असमय निधन एक दुखद रिमाइंडर है। ये दिखाता है कि इन्फ्लुएंसर की दुनिया जो बाहर से ग्लैमरस दिखती है, जिसमें लगातार ट्रैवल, कंटेंट प्रेशर, पब्लिक इमेज मैनेजमेंट होता है, वो अपने पीछे गहरे पर्सनल रिस्क, स्ट्रेस और वल्नरेबिलिटी छुपा सकती है। उनकी कहानी एक तरफ तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मार्केट की पोटेंशियल दिखाती है, ब्रांड पार्टनरशिप, ऑडियंस एंगेजमेंट, ग्लोबल रीच, अपना एक नीश बनाना, लेकिन साथ ही ये उन चुनौतियों को भी हाईलाइट करती है। ऑथेंटिसिटी, मेंटल फिजिकल वेलबींग, मार्केट सैचुरेशन, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। अनुयायी सूद की कहानी वाकई हमें कई लेवल्स पर सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक टैलेंटेड युवा के दुखद निधन की खबर नहीं है, बल्कि ये आज के डिजिटल युग में फेम, इन्फ्लुएंस, पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज के बीच के बहुत नाजुक और कॉम्प्लेक्स बैलेंस पर एक गहरा रिफ्लेक्शन भी है। ये दिखाती है कि कैसे पैशन एक कामयाब करियर बन सकता है, पर साथ ही उस करियर से जुड़े अनदेखे दबावों को भी सामने लाती है। इससे एक ज़रूरी सवाल उठता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऑनलाइन कंटेंट को कैसे देखते हैं। जिन क्रिएटर्स को हम फॉलो करते हैं, उनकी बनाई दुनिया के पीछे के इंसान के बारे में हम असल में कितना जानते हैं या जानना चाहते हैं। शायद ये रुककर सोचने का एक मोमेंट है कि डिजिटल दुनिया में किसी की लेगेसी का मतलब क्या है, खासकर जब उनका असर स्क्रीन से आगे रियल वर्ल्ड में लोगों के फैसलों और सपनों पर पड़ता है। और आखिर में उनकी कहानी एक और सवाल छोड़ जाती है, ट्रैवल कंटेंट का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये एक्सपीरियंस की गहराई, ऑथेंटिसिटी और जिम्मेदारी पर ज़्यादा फोकस करेगा, या फिर ये विजुअल अपील, ग्लैमर और इंस्टा परफेक्ट मोमेंट्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को, कंटेंट क्रिएटर्स को भी और ऑडियंस को भी सोचने की ज़रूरत है।